Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 19th December 2021. हम शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। तो डीआरडीओ ने टेस्ट कर लिया अग्नि पी मिसाइल फॉर द सेकंड टाइम। ये दोबारा लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। अब बस वो इससे यही पूछ सकता है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आई नहीं है। तो क्या है, तो बस वो यही पूछेगा कि अग्नि पी क्या है, वो मतलब रिसेंटली कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, तो उसका नाम आपको याद रखना है अग्नि पी। और ये 2 स्टेज में है। एक चीज आपको याद रखना है, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट, अलग अलग स्टेजेस में होती है। तो ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट वाली है जो करीबन 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना कि आपको रेंज भी देता है। सिविल सर्विस का पेपर था 2019 या 20 का, उसमें उन्होंने दिया था बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। उसका पकड़ने का तरीका ये था कि उन्होंने ये लिख दिया था कि उसकी रेंज जो है वो 20,000 ऐसे करके, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू दी थी, शायद 1 लाख या 2 लाख किलोमीटर दे दी थी। तो वो ऑप्शन अपने आप गलत हो गया था, केवल कॉमन सेंस से करना था। तो वो किलोमीटर भी पूछता है, तो याद रखेंगे 2000 किलोमीटर तक ही जा सकता है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज हुआ है, अग्निपीस का नाम है, और इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें एक वर्ड यूज हुआ था, बहुत अच्छा वर्ड था। ये देखिए यहाँ लिख रहा है कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल। तो ये भी पूछ सकता है कि कैनिस्टराइजेशन क्या मतलब होता है। तो इस वर्ड को आप याद कर लीजिए कि इससे क्या होता है कि जो मिसाइल का जो लॉन्च होता है उसका टाइम रिड्यूस हो जाता है। जैसे 50 सेकंड पहले लॉन्च होती होगी तो ये 10 सेकंड में लॉन्च हो जाती है। तो बस इतना याद करना है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो सीईसी नॉट कॉल्ड फॉर मीट विद पीएमओ लॉ मिनिस्ट्री। तो सीईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया नहीं गया पीएमओ में। तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड न्यूज़ है, अपने किसी काम की नहीं है। अपने काम का क्या है, ये जो वर्ड है सीईसी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईसी क्या होता है? इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले याद रखना है इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे आर्टिकल 324 में डिफाइन किया गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। फिर ये सवाल भी बन जाता है कि वोटर्स डे किस डे मनाया जाता है। तो मैंने ये हमारे नोट्स हैं, जो चाहे बच्चा हमारा नोट्स परचेज कर सकता है हमारी ऐप से, तो हमारे नोट्स का पार्ट है। हमने इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। तो 25 जनवरी 19, ये 19 याद करने की जरूरत नहीं है, बस 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। आपको ये याद होना चाहिए। ये 324 आर्टिकल है। ये पार्लियामेंट, इसका इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? तो इलेक्शन एक ही करता है। इलेक्शन किस किस के कंडक्ट करता है? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और यूनियन टेरिटरी के। आपको बस ये याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सबके इलेक्शन कंडक्ट करता है, केवल पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट नहीं करता है। पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट करता है। आपको याद रखना है। कितने लोग होते हैं? तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 और होते हैं, 2 ईसी होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। लेकिन ये सब सेम पावर के होते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उसकी ज्यादा पावर है, इलेक्शन कमिश्नर है तो उसकी कम पावर है। नहीं, इन तीनों की बराबर पावर होती है। बस ये 3 होते हैं, ये याद रखना है। इनकी सैलरी भी लगभग शायद बराबर ही है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। और किस, हाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो हमारी उम्र है वोटिंग करने की, उसे 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। तो वो है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61। अभी क्या हो रहा है? अभी मैरिज का एक और है आर्टिकल, मैं आज आपको समझाऊंगा अभी, जिसमें अब लेडीज की उम्र, शादी करने की लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दी है। इसमें क्या हुआ था? 21 से घटा के 18 कर दी थी। ठीक है, कितना टर्म कितना होता है? 6 साल या 65 ईयर, ये आपको याद रखना है। और ये इनको रिजाइन कैसे करेंगे? तो स्पेशल मेजोरिटी जब पार्लियामेंट में होगी तभी ये रिजाइन हो सकते हैं। और इसमें जो हाईलाइटेड वाली चीज है ना, इसको ज्यादा याद किया करिए। ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, और इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेट में कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट में गवर्नर का रोल होता है। इतना ज्यादा करने की, स्टेट से इतना पूछा नहीं जाता है। जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसमें और चीजें भी पढ़ सकते हैं। आफ्टर 50 ईयर घड़ियाल अलाइव एंड किकिंग इन ब्यास रिजर्व। तो ये घड़ियाल क्या है? घड़ियाल ये होते हैं क्रोकोडाइल की प्रजाति का ही नाम है। क्रोकोडाइल की 3 प्रजाति हैं, मुख्य 3 टाइप के होते हैं जो इंडिया में पाए भी जाते हैं। तीनों ही टाइप के पाए जाते हैं। उसमें से एक टाइप है घड़ियाल। ये घड़ियाल जो है मेनली चंबल रिवर की साइड ज्यादा मिलता है, लेकिन इस बार ये देखा गया है कि ब्यास रिवर में भी मिल गया है। तो ब्यास रिवर कौन सी रिवर है? ये हमारी ये जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है ना, उसमें से एक ब्यास है, इंडस की ट्रिब्यूटरी का नाम है। तो उसमें घड़ियाल पाया गया है। तो हम घड़ियाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो जानने की जरूरत है वो ये कि घड़ियाल जो होते हैं वो एक टाइप की स्पीशीज ही है क्रोकोडाइल की। कौन कौन से होते हैं? घड़ियाल होते हैं, तो उसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो मगर होते हैं, एक आपने सुना है मगर, क्रोकोडाइल को मगर बोलते हैं, उसकी स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। और एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, इसको लीस्ट कंसर्न है। देखिए अब वो आपसे केवल क्रोकोडाइल पूछेगा,
ऐसा हो नहीं सकता। वो एकदम आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछेगा। तो देखिए तीनों आईयूसीएन स्टेटस तीनों हैं, तीनों क्रोकोडाइल की प्रजाति, लेकिन तीनों का आईयूसीएन स्टेटस अलग है, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग लिख के दिया है। तो घड़ियाल का जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मगर क्रोकोडाइल है उसका वल्नरेबल है, और सॉल्ट वाटर का जो है उसका लीस्ट कंसर्न है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली कहां पाए जाते हैं? तो चंबल नदी में पाए जाते हैं, चंबल नदी में। चंबल नदी और एक गैंगेटिक डॉल्फिन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए मैं जो यहां लिख रहा हूं, एक तो गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कोई भी न्यूज हो याद कर लीजिए, दूसरी क्रोकोडाइल के बीच कोई भी न्यूज हो ये याद कर लीजिए, तीसरा टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर वाइगर चलता है उससे रिलेटेड, चौथा एलिफेंट। ये चार जानवर तो ऐसे हैं, इनके बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आजकल वो पूछने लग गया है। तो प्लीज, एक तो टाइगर में तो प्रोजेक्ट टाइगर, और एलिफेंट में प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या क्या है प्रोजेक्ट टाइगर में? कितने लोग होते हैं, कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो एमपी में पाए जाते हैं। एमपी में किस में पाए जाते हैं? तो मानस में पाए जाते हैं। या एलिफेंट एलिफेंट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कौन से नंबर पे पाए जाते हैं? तो ऐसे सवाल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इज रेजिंग मैरिज एज इनफ टू हेल्प गर्ल्स? ये एक अच्छा एडिटोरियल था, आज एक्सप्लेनेशन में आया था, तो मैंने आज इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आपके सेकंड पेपर में आप इसका यूज कर सकते हैं, जो इसमें पॉइंट्स हैं। इतना ज्यादा भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक समझने वाली बात है, आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। इसमें क्या बोल रहा है कि ये केवल लड़कियों की उम्र बढ़ाने से उनकी हेल्प हो जाएगी, या ये मतलब इतने से काम हो जाएगा, आप संतुष्ट हैं? तो इसमें क्या है, जो इंडिया में क्या है, एक तो हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तो तीनों के अलग अलग लॉ हैं। हिंदू कहते हैं, हिंदू जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में 18 साल उम्र कही गई है। क्रिश्चियन में भी 18 साल उम्र कही गई है कि इतने साल में और लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, जो एज दे रखी है। लेकिन मुस्लिम का जो लॉ है उसमें ये लिख रहा है, जब कोई भी लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, भले वो 16 साल में करे, भले वो 15 साल में करे, भले वो 18 साल में करे, जब भी किसी लड़की की प्यूबर्टी में आ जाती है वो लड़की, तब वो अलाउ हो जाती है। भाई देखिए यहाँ लिख रहा है, मैं इसी में पढ़ के बता रहा हूं। द मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन अलाउ मैरिज इफ द बॉय एंड द गर्ल हैव अटेंड प्यूबर्टी। तो वो अलाउ हो जाते हैं, इनके इसमें मतलब 18, 20, 21 इसका जिक्र नहीं है। तो तीनों का अलग अलग लॉ है, लेकिन अगर एक कॉमन लॉ है तीनों का, तो एक तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबका अलग लॉ है, लेकिन एक कॉमन लॉ है जिसमें हम बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 2006 का। इसमें ये बोला गया था, अगर कोई भी लड़की की शादी, आप 18 साल से छोटी लड़की की शादी अगर करते हैं तो वो कानूनन जुर्म है। तो ये सबके लिए बेस लाइन बन गई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 21 बढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब जरूरत क्या पड़ी एक तो एज बढ़ाने की? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, इसलिए बढ़ाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि आजकल हर लड़का लड़की पढ़ने लग गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि उसे ज्यादा से ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी का टाइम मिल जाए। अब किसी लड़की की 18 साल में शादी करा दोगे, शादी के बाद कर क्या होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो बच्चों में चली जाती है, तो उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है कैरियर बढ़ाने, कैरियर। दूसरा क्या है कि 18 साल में क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन होती हैं। ऐसा पाया गया कि वुमेन जो है वो अंडर न्यूट्रिशन होती हैं, रिपोर्ट्स में आई थी, सर्वे भी हुआ था कि उनके। और तीसरा क्या है कि लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। लोअर मैटरनल मतलब वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है इतना, 18 साल की उम्र में शादी कर देते यार, बच्चियां होती हैं। तो थोड़ा, और जब लड़कों के लिए आपने कर दिया 21 साल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीन कुछ चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए वो अंडर न्यूट्रिशन होती हैं और लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, इसलिए आप उनकी शादी जो है वो 21 साल तक ही करिए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये पैराग्राफ हो गया, यहां समझा देता हूं। विल रेजिंग द एज ऑफ मैरिज सर्व इट पर्पस? कि बस आपने उम्र बढ़ा दी तो इससे काम हो जाएगा? नहीं, इससे काम नहीं होगा, आपको यही लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले वो केवल बढ़ाने से काम थोड़ी होगा, आप पॉवर्टी तो घटाइए। ये पाया गया है कि औरतों में ज्यादा पॉवर्टी पाई गई है, ऐसा यहां लिख रहा है भाई रिपोर्ट जो ये बोल रहे हैं। देयर इज ऑल्सो नीड टू इंप्रूव एजुकेशन, पहले इनकी एजुकेशन तो बढ़ाइए, वुमेन्स को एजुकेशन। आपको पता है, अगर आप सर्वे देखेंगे जो आयुष में, आयुष बोल रहा हूँ, जो एक सर्वे आता है जिसमें सक्षम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो एक एनजीओ निकालता है, मेरे को अभी रिमेंबर नहीं हो रहा, जो एजुकेशन के बारे में निकालता है, उसमें यह पाया गया है कि लड़कियां कम हायर एजुकेशन में इनरोल होती हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें तो लड़कियां काफी इनरोल होती हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में लड़कियों का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बढ़ाइए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दीजिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दीजिए। केवल उम्र बढ़ाने से काम थोड़ी होगा। और जो भी उनके रास्ते में हायर एजुकेशन में जो भी बैरियर आते हैं, हायर एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उन्हें हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती। प्राइमरी एजुकेशन तो हाँ, आजकल सब इतने मतलब जागरूक हो गए हैं धीरे धीरे कि अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन नहीं कर पाते क्योंकि 18 साल में उनकी शादी कर देते हैं जब तक हायर एजुकेशन का नंबर आता है। विल द न्यू प्रपोजल मेक वुमेन मोर वनरेबल? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ज्यादा वुमेन वनरेबल नहीं होंगी, इससे तो अच्छा ही बात होगा। जितनी भी लेडीज हैं या जितनी भी बच्चियां, जितनी भी माँ बहनें हैं हमारी,
तो उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है। लेकिन मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसमें आ रहा था कि अपोजिशन ने इसका विरोध कर रहा है, कोई कोई, सबने विरोध नहीं करा, किसी किसी ने अपोजिशन ने विरोध करा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अपोजिशन को विरोध करना चाहिए। ये राइट टू इक्वलिटी का मामला है बहुत बड़ा, पता नहीं आज तक कोई इसके लिए कोर्ट में क्यों नहीं गया। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि आजकल जब राइट टू इक्वलिटी, साबरीमाला के लिए आप कोर्ट में जा रहे हो, साबरीमाला में क्या था कि वुमेन्स को अंदर मंदिर में नहीं घुसने दे रहे थे, लेकिन ये तो इक्वलिटी का मामला था कि लड़कों के लिए आपने 21 साल उम्र कर रखी है, लड़कियों के लिए 18 कर रखी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा राइट टू इक्वलिटी का था। चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा एडिटोरियल था तो मैंने अपना प्रयास करा आपको अच्छे से समझाने का। तो आज की न्यूज इतनी थी। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा यार। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो आप लोग की थोड़ी दया दृष्टि पड़ेगी तो हमारे हो जाएंगे। और जो भी आपको दिक्कत है सीधे कमेंट सेक्शन में डालिए। डेली न्यूज आने वाली है, आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे हम, ठीक है। तो आज का सवाल क्या है, हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, बताइए। प्रेजेंट, अभी हमारे प्रेजेंटली कौन है। सब बच्चे इस कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।